जेफरी डेमर की कहानी सिर्फ एक ट्रू क्राइम टेल नहीं है, यह खुद इंसानी आत्मा की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। यह उस एंटिटी, उस अंधेरे, उस स्पिरिचुअल बीमारी की तलाश है जिसने उसे अपने वश में कर लिया और उसके घर को धरती पर एक शाब्दिक नरक बना दिया। यह जर्नी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हम एक सीरियल किलर की टाइमलाइन में कदम रखने वाले हैं। हम उसके जीवन की डरावनी घटनाओं से होकर गुजरेंगे, एक अकेले बचपन से लेकर अंतिम भयानक खोज तक। हम उसके अंधेरे के केंद्र में बंद हो रहे हैं। हम उस बुराई को समझने की कोशिश करने वाले हैं जो उसके अंदर रहती थी। यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा है, यह भारी, दमनकारी है। यह एक राक्षस की एनाटॉमी की जांच है, एक ऐसे अंधेरे की खोज है जो आज भी दुनिया की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। क्या आप तैयार हैं? इस हॉरर के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। जेफरी डेमर का बचपन आइसोलेशन का एक लैंडस्केप था। वो एक शांत लड़का था, एक आउटसाइडर जो अंदर देख रहा था। उसके माता पिता की शादी लगातार लड़ाई का मैदान थी। उनके गुस्से भरे शब्द उसके बचपन का साउंड ट्रैक थे। इस इमोशनल उथल पुथल ने उसके अंदर एक खालीपन पैदा कर दिया, एक गहरा ठंडा खालीपन जिसे वो अपनी बाकी जिंदगी भरने की कोशिश में बिताएगा। उसे अदृश्य महसूस होता था, अपने परिवार द्वारा अनदेखा, अपने क्लासमेट्स द्वारा इग्नोर किया गया। यह गहरा अकेलापन उपजाऊ जमीन बन गया जहां उसकी डार्क फैंटेसीज बढ़ने लगी, एक जहरीली खरपतवार की तरह। उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में एक अजीब सा सुकून मिला। यह जानवरों से शुरू हुआ। रोडकिल जो उसे सड़क के किनारे मिलता था, वो उनके एनाटॉमी से ऑब्सेस्ड हो गया। वो अवशेषों को इकट्ठा करता था, उन्हें अपने घर के पीछे एक छोटे से शेड में ले जाता था। वहां चुपचाप वो उन्हें डिसेक्ट करता था। वो देखना चाहता था कि वे अंदर से कैसे काम करते हैं। वो उनके मांस को एसिड में घोलता था, हड्डियों को रखता था। वो मौत की खामोशी का अध्ययन करके जीवन के मैकेनिक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। यह उसकी पहली लेबोरेटरी थी, उसकी पहली मॉर्बिड क्लासरूम। यह आने वाले इंसानी हॉरर के लिए एक भयानक रिहर्सल था। यह सिर्फ बचपन का शौक नहीं था, यह एक गहरे मनोवैज्ञानिक फ्रैक्चर का लक्षण था। जबकि दूसरे बच्चे खेल रहे थे, डेमर डीके की दुनिया की खोज कर रहा था। उसे उस सीक्रेट लाइफ में जो शक्ति महसूस होती थी, उसकी ओर वो खींचा चला गया। अपने शेड की खामोशी में वो पूरी तरह से कंट्रोल में था। मरे हुए जानवर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, वे उससे बहस नहीं कर सकते थे, वे उसे छोड़ नहीं सकते थे। पूर्ण कुल कंट्रोल की यह इच्छा उसके भविष्य के अपराधों के पीछे ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी। इस शुरुआती ऑब्सेशन की एनर्जी एक शक्तिशाली डार्क प्रीकर्सर है, उस दुर्भावनापूर्ण शक्ति की जो बाद में सामने आएगी। एक टीनेजर के रूप में उसका आइसोलेशन और बढ़ गया। उसने दर्द और सोशल एंजाइटी को सुन्न करने के लिए शराब का सहारा लिया। वो क्लास क्लाउन के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसकी हरकतें अटेंशन के लिए एक हताश पुकार थीं। सतह के नीचे अंधेरा मजबूत हो रहा था, उसकी फैंटेसीज बदलने लगी। मरे हुए जानवर अब काफी नहीं थे। उसका दिमाग अल्टीमेट टैबू की ओर भटकने लगा। उसने लोगों को उसी तरह कंट्रोल करने की फैंटेसी करना शुरू कर दिया जैसे वो जानवरों के अवशेषों को कंट्रोल करता था। राक्षस का खाका पूरा हो गया था। शांत अकेला लड़का एक ऐसी रेखा को पार करने वाला था जहां से कोई वापसी नहीं थी। 1978 की गर्मियां गर्म और उमस भरी थीं। डेमर 18 साल का था। वो अकेला था। उसके माता पिता ने अपना तलाक फाइनल कर लिया था और उसकी मां अपने छोटे भाई के साथ चली गई थी। उसके पिता अस्थायी रूप से एक मोटेल में चले गए थे। पहली बार जेफरी डेमर का पूरा पारिवारिक घर उसके पास था। घर की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। जो अकेलापन उसे अपनी पूरी जिंदगी महसूस हुआ था, अब उसे गूंजने के लिए एक पूरी बिल्डिंग मिल गई थी। यह आइसोलेशन और अवसर के इस परफेक्ट तूफान में था कि उसके अंदर घूमती डार्क फैंटेसीज को हकीकत बनाने की मांग की गई। उस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रही होगी। वो अपनी कार चला रहा था जब उसने उसे देखा। स्टीवन हिक्स नाम का एक युवा हिचहाइकर। हिक्स एक रॉक कॉन्सर्ट में जा रहा था। डेमर ने उसे लिफ्ट दी, फिर उसे कुछ बियर के लिए अपने घर वापस आने के लिए इनवाइट किया। हिक्स मान गया। घर के अंदर उन्होंने बात की और शराब पी, लेकिन डेमर बातचीत से ज्यादा चाहता था। वो हिक्स को रोकना चाहता था, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 रात के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। जब हिक्स ने आखिरकार कहा कि उसे जाना है, तो डेमर के दिमाग में एक स्विच पलट गया। छोड़े जाने का डर, उसके अस्तित्व का मूल आतंक हावी हो गया। वो उसे जाने नहीं दे सका। हिंसा का पहला कार्य अचानक हुआ, क्रूर। डेमर ने हिक्स को पीछे से एक बारबेल से मारा। फैंटेसी एक भयानक हकीकत बन गई थी। शांत घर अब एक हत्या का दृश्य था। लेकिन डेमर के लिए कार्य मौत के साथ खत्म नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत थी। उसने आखिरकार वह अल्टीमेट कंट्रोल हासिल कर लिया था जिसकी उसे इतनी लंबे समय से लालसा थी। अब उसके पास एक इंसानी शरीर था, एक ऐसी चीज जिसे वो अपनी मर्जी से कर सकता था। उसने हिक्स के शरीर को क्रॉल स्पेस में टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके साथ उसी अलग क्लिनिकल जिज्ञासा के साथ व्यवहार किया जो उसने अपने बचपन के मरे हुए जानवरों के साथ दिखाया था। उसने अवशेषों को अपने घर के पीछे जंगल में बिखेर दिया। उसने सोचा कि वो बच गया है, लेकिन इस कार्य ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक दहलीज पार कर ली थी। स्टीवन हिक्स की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, यह एक दीक्षा थी। इसने उसके अंदर एक और गहरे अंधेरे का दरवाजा खोल दिया। लगभग 1 दशक तक वो इस इच्छा को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन एंटिटी को खिलाया गया था। पूर्ण कंट्रोल का स्वाद कुछ ऐसा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था।
यह सिर्फ समय की बात थी जब इसे फिर से खिलाने की मांग की जाएगी, जिससे वो बढ़ते हॉरर और विकृति के रास्ते पर चला जाएगा। पहली हत्या के बाद डेमर की जिंदगी सच में कंट्रोल से बाहर हो गई। वो आर्मी में शामिल हो गया, लेकिन आपको पता है उसे अल्कोहल खोरी के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। वो बस जॉब्स नहीं रख पाता था और घूमता रहता था। आखिरकार अपनी दादी के घर में बस गया और बाद में मिल्वॉकी के कुख्यात ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में। यही अपार्टमेंट 213 में उसकी हत्याओं का सिलसिला सही मायने में शुरू हुआ। यह अपार्टमेंट मूल रूप से उसका पर्सनल कसाईखाना और लेबोरेटरी बन जाएगा। स्थान खुद ही लगभग बुराई को सोखता हुआ लग रहा था। यह उसके सबसे डार्क रिचुअल्स के लिए एक कंटेनर बन गया, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और शुद्ध यातना के दायरे के बीच का पर्दा पूरी तरह से फट गया था। डेमर के तरीके कंट्रोल के, उसके ऑब्सेशन और रिजेक्शन के उसके डर से पैदा हुए थे। उसने युवा पुरुषों को निशाना बनाया, अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों से। उन्हें पैसे और शराब के वादों के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस फुसलाकर ले आता था। वो उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाता था। एक बार जब वे बेहोश हो जाते थे तो वो अपने भयानक कृत्य करता था। वो एक आज्ञाकारी साथी, एक ज़ॉम्बी जैसा साथी बनाना चाहता था जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने अपने पीड़ितों की खोपड़ियों में छेद किए एसिड या उबलता पानी डालकर एक मुड़े हुए प्रयास में एक जीवित मृत व्यक्ति बनाने की कोशिश करता था। ये प्रयोग हमेशा विफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित की मौत हो गई। उसकी विकृति, सच कहूं तो, कोई सीमा नहीं जानती थी। वो अपने पीड़ितों को संरक्षित करना चाहता था, उनका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखना चाहता था। इससे नेक्रोफिलिया और नरभक्षण के कार्य हुए। उसे विश्वास था कि अपने पीड़ितों के कुछ हिस्सों का सेवन करके वो उन्हें शाब्दिक रूप से अपना हिस्सा बना सकता है। उसने उनकी खोपड़ियों और हड्डियों को ट्रॉफियों के रूप में रखा। उसने अपने फ्रीजर में और अपने लिविंग रूम में एसिड से भरे एक बड़े नीले ड्रम में शरीर के अंग रखे। अपार्टमेंट मौत का एक संग्रहालय बन गया। हवा केमिकल्स और डिकम्पोजिशन की गंध से भरी थी, एक गंध जिसे वो एयर फ्रेशनर से मास्क करने की कोशिश करता था, लेकिन बुराई की बदबू छिपाने के लिए बहुत मजबूत थी। उस अपार्टमेंट में एनर्जी दर्द, डर और निराशा का एक भंवर रही होगी। हर हत्या ने स्थान पर साइकिक अवशेष की एक और परत जोड़ दी। उसके 17 पीड़ितों की आत्माएं वहां फंसी हुई थीं। उनके आतंक के अंतिम क्षण एक अंतहीन लूप में फिर से चल रहे थे। यह सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं थी जहां बुरी चीजें हुई, यह एक ऐसी जगह थी जिसे नेगेटिव एनर्जी की भारी मात्रा से मौलिक रूप से बदल दिया गया था। यह एक मानव राक्षस द्वारा बनाया गया एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट था, एक हॉरर का घर जहां जीवित लोगों को व्यवस्थित रूप से एक पागल आदमी के जुनून के अवशेषों में बदल दिया गया था। 22 जुलाई 1991 की रात अपार्टमेंट 213 की सीमाओं से आखिरकार हॉरर टूट गया। ट्रेसी एडवर्ड्स नाम का एक आदमी डेमर के अपार्टमेंट से भाग गया। एक कफ उसके एक हाथ से लटक रहा था। उसने एक पुलिस कार को रोका, घबराकर उन्हें बताया कि एक अजीब आदमी ने उस पर चाकू निकाला था और उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस शुरू में संशय में एडवर्ड्स के साथ अपार्टमेंट में वापस गई ताकि हथकड़ी की चाबी मिल सके। जब डेमर ने दरवाजा खोला तो अधिकारियों को तुरंत बहुत तेज बदबूदार गंध आई। वे अपार्टमेंट में घुस गए और दुःस्वप्न का असली पैमाना सामने आया। पुलिस के सामने जो दृश्य आया वो किसी हॉरर फिल्म जैसा था। जैसे ही एक अधिकारी बेडरूम में देखने लगा, डेमर ने उसे रोकने की कोशिश की। हाथापाई हुई और अधिकारी ने बिस्तर के नीचे एक बड़ा चाकू देखा, लेकिन उसे जो अगली चीज मिली, सच कहूं तो उसने उसका दिल ही रोक दिया। उसने रेफ्रिजरेटर खोला और एक ताजा इंसानी सिर एक शेल्फ पर रखा देखा। अपार्टमेंट एक कसाईखाना था। उन्हें पोलरॉइड तस्वीरें मिली जिनमें उसके पीड़ितों के विच्छेदन का विवरण था। उन्हें फ्रीजर में 3 और सिर, एक कोठरी में खोपड़ियां और एक 57 गैलन का ड्रम मिला जिसमें कई धड़ एसिड में घुल रहे थे। शिकार खत्म हो गया था, राक्षस मिल गया था। डेमर का कबूलनामा भयानक रूप से शांत और विस्तृत था। उसने इसका विरोध नहीं किया। उसने 13 वर्षों में 17 हत्याओं को शांत ढंग से बताया। मुकदमा एक मीडिया सर्कस था। उसकी डिफेंस टीम ने तर्क दिया कि वो पागल था, अनियंत्रित इच्छाओं से प्रेरित था, लेकिन जूरी ने उसे समझदार और अपने कार्यों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार पाया। उसे 15 लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो फिर कभी आजाद नहीं होगा। उसे कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, एक अधिकतम सुरक्षा जेल में भेजा गया ताकि वो अपने दिनों को अपने कार्यों के परिणामों से घिरा हुआ बिता सके। उसका अंत राज्य से नहीं बल्कि एक साथी कैदी से हुआ। 28 नवंबर 1994 को सफाई ड्यूटी पर रहते हुए डेमर पर एक और कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने हमला किया और उसे पीट पीट कर मार डाला। जेफरी डेमर की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके जीवन और अपराधों से उठने वाले सवाल हमें परेशान करते रहते हैं। क्या वो बुरा पैदा हुआ था या वो एक टूटे हुए वातावरण का परिणाम था? उसकी कहानी एक भयावह याद दिलाती है कि सबसे डरावने राक्षस भूत या राक्षस नहीं होते बल्कि इंसान होते हैं। यह हमें अंधेरे की भयानक गहराई दिखाता है जो एक शांत साधारण चेहरे के पीछे मौजूद हो सकती है, एक भयावह सच्चाई जो सुर्खियों के फीके पड़ने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है।